हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे राजनीतिक संस्कृति के बारे में। राजनीतिक संस्कृति क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। इससे पहले के जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स पे भी, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये जो पॉलिटिकल कल्चर है, राजनीतिक संस्कृति क्या होता है। राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में अब तुलनात्मक राजनीति का संगोपांग अध्ययन संभव हो गया है। जब विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो समष्टिवादी विश्लेषण और व्यष्टिवादी विश्लेषण को एक साथ मिलाना संभव होता है। इसमें संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था एवं उसके निर्माणक तत्वों के व्यवहार एवं गत्यात्मकता का साथ साथ अध्ययन किया जा सकता है। राजनीतिक संस्कृति के आर्थिक एवं सामाजिक तत्वों का अध्ययन करके हम राजनीतिक संस्थाओं के वस्तुपरक अध्ययन की ओर अपने चरण बढ़ाते हैं। राजनीतिक संस्कृति द्वारा राजनीतिक संस्थाओं के बाहरी ढांचे का अध्ययन संभव है। राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रक्रियाओं में परिवर्तित रूपों का भी अध्ययन किया जा सकता है। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक संस्थाओं में राजनीतिक घटनाओं और उन घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्तियों के व्यवहार के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। राजनीतिक संस्कृति द्वारा राजनीतिक संस्थाओं की अंतःक्रिया एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं के अनौपचारिक रूपों को व्यक्त किया जाता है। इससे तुलनात्मक राजनीति की आधारशिला अधिक सुदृढ़ होगी और कतिपय नूतन तथ्यों का उद्घाटन होगा। इससे तुलनात्मक राजनीति परंपरावादी परिवेश से निकलकर आधुनिक परिवेश को धारण कर सकेगी। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा गैब्रियल आमंड की उस उक्ति में ढूंढी जा सकती है जहां उसने लिखा था कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक कार्यों के एक विशिष्ट ढांचे से बंधी हुई होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो राजनीतिक व्यवस्था क्रियाशील है उसमें राजनीति का अपना व्यवस्थित सब्जेक्टिव क्षेत्र होता है। यही क्षेत्र व्यवस्था को समर्थ बनाता है, संस्थाओं को अनुशासन देता है और व्यक्तिगत कार्यों को सामाजिक संगति प्रदान करता है। राजनीतिक संस्कृति का सिद्धांत इसलिए विकसित किया गया है कि यह उस बढ़ती हुई खाई को पाट सके जिसे व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने गहरा बनाया था। राजनीतिक विश्लेषण की यह खाई, जिसका एक धरातल व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार की मनोवैज्ञानिक व्याख्या और उसका माइक्रो विश्लेषण था, अपने दूसरे धरातल पर राजनीतिक समाजशास्त्र का मैक्रो विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति का प्रयास एक ऐसा प्रयास है जो कि मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र को जोड़ता है, और वह भी इस उद्देश्य से कि इस व्यवस्था द्वारा विशाल समाजों के दृष्टिकोण को हम इस प्रकार नाप सके कि हमारे राजनीतिक विश्लेषण में आधुनिक मनोविज्ञान के क्रांतिकारी और आधुनिक समाजशास्त्रीय तकनीकों के विकास का पूरा लाभ मिल सके। राजनीति विज्ञान के अध्येताओं में राजनीतिक संस्कृति की यह अवधारणा एक ऐसे प्रयास का शुभारंभ है जो कि राजनीतिक विचारधारा, वैधता, संप्रभुता, राष्ट्रीयता तथा कानून का शासन जैसे परंपरावादी विचारों के अध्ययन को व्यवहारवादी विश्लेषण के अनुरूप बनाता है। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा, पॉलिटिकल कल्चर मीनिंग एंड डेफिनेशंस। राजनीतिक संस्कृति को विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। आमंड इसे कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, ओरिएंटेशन टू एक्शन, बियर राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, ईस्टर्न पर्यावरण यानी एनवायरमेंट तथा स्पिरो राजनीतिक शैली, पॉलिटिकल स्टाइल कहता है। लेकिन इन सब में राजनीतिक संस्कृति शब्द ही सर्वाधिक उपयुक्त है। राजनीतिक संस्कृति एक समाजशास्त्रीय शब्द है जिसमें अनेक अवधारणाएं सम्मिलित है, जैसे राजनीतिक विचारवाद, राष्ट्रीय लोकाचार, इथोस और भावना, राष्ट्रीय मनोविज्ञान तथा जनता के आधारभूत नैतिक मूल्य आदि। विशुद्ध अनुभाविक दृष्टि से राजनीतिक संस्कृति का सर्वप्रथम प्रयोग आमंड और पावेल द्वारा विकासशील देशों के अध्ययन में किया गया। आमंड और
पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियां और दिग्विन्यासों का नमूना है। बॉल के शब्दों में राजनीतिक संस्कृति उन अभिवृत्तियों, विश्वासों, भावनाओं और समाज के मूल्यों से मिलकर बनती है जिनका संबंध राजनीतिक पद्धति और राजनीतिक प्रश्नों से होता है। हिंज युलाउ के मत अनुसार राजनीतिक संस्कृति उन रूपों की ओर इशारा करती है जिनका पूर्व अनुमान समूहों के राजनीतिक व्यवहार से तथा एक समूह के सदस्यों के सामान्य विश्वासों, नियामक सिद्धांतों, उद्देश्यों एवं मूल्यों से लगाया जा सकता है, चाहे उस समूह का आकार कुछ भी क्यों ना हो। वहीं सिडनी बर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसकी व्यापक परिभाषा दी है। सिडनी बर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति में आनुभाविक विश्वासों, अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों और मूल्यों की वह व्यवस्था निहित है जो उस परिस्थिति अथवा दशा को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। लुसियन पाई के द्वारा राजनीतिक संस्कृति की बहुत अधिक रोचक एवं विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गई है। उनके अनुसार राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा बताती है कि किसी समाज की परंपराएं, उसकी सार्वजनिक संस्थाओं की आत्मा, उनके नागरिकों की आकांक्षाएं और उनका सामूहिक विवेक तथा उसके नेताओं के तरीके और सक्रिय होने के नियम आदि केवल ऐतिहासिक अनुभव की ऊट-पटांग उपज नहीं है, बल्कि ये सब एक अर्थपूर्ण संपूर्ण व्यवस्था के अंग है और संबंधों का एक बोधगम्य तथा स्पष्ट ताना बाना उपस्थित करते हैं। राजनीतिक संस्कृति व्यक्ति के प्रभावशील राजनीतिक व्यवहार की दिशा में मार्ग निर्देशन करती है और समाज के लिए उन मूल्यों तथा विवेकपूर्ण विचारों को व्यवस्थित रूप प्रदान करती है जो संस्थाओं और संगठनों के कार्यकलापों में मेल या संगति बैठाते हैं। पाई विषय को स्पष्ट करते हुए आगे लिखते हैं कि एक राजनीतिक संस्कृति एक राजनीतिक व्यवस्था में सामूहिक इतिहास की भी उपज है और उन व्यक्तियों की जीवन गाथाओं की उपज है जिन्होंने हाल ही में इस व्यवस्था को बनाया है। इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति की जड़ें सार्वजनिक घटनाओं और व्यक्तिगत अनुभवों में समान रूप से निहित है। राजनीतिक संस्कृति को भली भांति समझने के लिए इसका राजनीतिक शैली, पॉलिटिकल स्टाइल अथवा कार्यात्मक नियम संग्रह, ऑपरेशनल कोड से अंतर कर दिया जाना चाहिए। राजनीतिक शैली अथवा कार्यात्मक नियम संग्रह का केंद्र बिंदु मात्र राजनीतिक उच्च वर्ग का व्यवहार होता है, लेकिन राजनीतिक संस्कृति इसकी तुलना में बहुत व्यापक है क्योंकि इसके अंतर्गत राजनीतिक उच्च वर्ग, सामान्य जनता दोनों के ही राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दूसरी ओर राजनीतिक संस्कृति जनमत और राष्ट्रीय चरित्र जैसी धारणाओं से अधिक प्रतिबंधित और अधिक स्पष्ट रूप में राजनीतिक है। जनमत और राष्ट्रीय चरित्र बहुत अधिक व्यापक शब्द है, जबकि राजनीतिक संस्कृति अपेक्षाकृत सीमित और निश्चित राजनीति अर्थ वाला शब्द है। राजनीतिक संस्कृति उपागम की आवश्यकता, द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच। विकासशील राज्यों के उदय से राजनीति विज्ञान के अध्ययन दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गए। अब राजनीतिक व्यवस्थाओं को संविधानों, संरचनाओं और संस्थाओं के आधार पर समझना कठिन हो गया क्योंकि सैद्धांतिक व्यवस्था और व्यवहार में अत्यधिक अंतर आने लगे थे। पश्चिम की स्थिर राजनीतिक व्यवस्थाओं से भिन्न नवोदित राज्यों में राजनीतिक व्यवहार और संस्थागत व्यवस्थाओं में सर्वाधिक अंतर देखने में आने लगे। इसलिए इन अंतरों को समझने के लिए राजनीतिक व्यवहार की वास्तविक संचालन शक्ति की खोज होने लगी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक संरचनाओं, प्रक्रियाओं एवं प्रकारों को उन अभिवृत्तियों के ही संदर्भ में समझा जा सकता है जो इनको संचालित रखने वाले मानव समुदाय में पाई जाती है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक व्यवस्थाओं की गत्यात्मक शक्ति को समझने के लिए उनसे संबंधित राजनीतिक संस्कृति को समझना आवश्यक हो गया। अब यह माना जाने लगा कि राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से ही गुत्थी सुलझाई जा सकती है कि विभिन्न व्यवस्थाओं में एक सी राजनीतिक संस्थाएं भिन्न भिन्न प्रकार से सक्रिय क्यों होती है। हर देश की राजनीतिक पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं से प्रभावित रहती है, किंतु इनमें सांस्कृतिक पहलू का विशेष महत्व और स्थान होता है।
सांस्कृतिक पर्यावरण में व्यक्तियों के मूल्य, विश्वास और अभिवृत्तियां आदि आते हैं और ये ही राजनीति को इस या उस प्रकार का रंग देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः राजनीतिक व्यवस्था का आधार मूलतः राजनीतिक संस्कृति में गड़ा हुआ सा रहता है। इस कारण तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण को यथार्थवादी बनाने के लिए राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के आधार पर तुलनाएं करना आवश्यक माना जाने लगा। राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति एवं प्रमुख लक्षण क्या है? नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का एक अंग है और एक व्यक्ति अथवा संपूर्ण समाज के राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो आग्रह होते हैं उन्हें ही सामूहिक रूप से राजनीतिक संस्कृति का नाम दिया जा सकता है। कुछ सीमा तक तो यह एक समाज की ऐतिहासिक विरासत होती है और कुछ सीमा तक राजनीतिक दलों, दबाव समूहों तथा अन्य राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक तत्वों से प्रभावित होती है। राजनीतिक संस्कृति के कुछ प्रमुख लक्षणों का विवेचन इस प्रकार से है। राजनीतिक संस्कृति के लक्षण क्या क्या है? राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त नैतिक धारणा है। राजनीतिक संस्कृति का मूल आधार व्यक्ति और समाज के राजनीतिक मूल्य एवं विश्वास होते हैं। ये मूल्य और विश्वास सामान्य धारणाओं के अंग होते हैं और इन्हें अन्य भौतिक तत्वों की भांति कोई मूर्त स्वरूप प्राप्त नहीं होता। इन्हें तो केवल समझा और अनुभव ही किया जा सकता है। राजनीतिक संस्कृति अनेक तत्वों का सामूहिक और समन्वित रूप है। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का एक अंग है और सामान्य संस्कृति के समान अनेक तत्वों का सामूहिक एवं समन्वित रूप है। ऐतिहासिक विरासत, भौगोलिक परिस्थितियों, समाज की सामान्य संस्कृति, विचारधाराएं, राजनीतिक व्यवस्था और इन सब के अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक संरचना आदि के द्वारा राजनीतिक संस्कृति के आधार के रूप में किया जाता है। राजनीतिक संस्कृति में गतिशीलता। राजनीतिक संस्कृति यदि एक ओर ऐतिहासिक विरासत तथा भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है तो दूसरी ओर सामाजिक आर्थिक संरचना के द्वारा इसका नियमन किया जाता है। सामाजिक आर्थिक संरचना और राजनीतिक संस्कृति के अन्य कुछ तत्व स्थिर नहीं बल्कि निरंतर विकासशील होते हैं। इनमें कुछ मंद परिवर्तनशीलता और कुछ तीव्र परिवर्तनशीलता की स्थिति को अपनाती है। राजनीतिक संस्कृति के आयाम, डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख आशय सिडनी बर्बा के अनुसार राष्ट्रीय राज्य की धारणा के इर्द गिर्द घूमते हैं। उसने राजनीतिक विश्वासों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है जिससे विषय अपेक्षाकृत अधिक अच्छे रूप में स्पष्ट हो सके। सिडनी बर्बा का कहना है कि राजनीतिक संस्कृति के अधिक सामान्य आयामों या क्षेत्रों को लेने से एक तो किसी राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत पहलुओं का समुचित स्पष्टीकरण हो पाता है और दूसरे हम राजनीति के उन पहलुओं के बारे में जान पाते हैं जिनके विषय में किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लोगों से उनके अपने अनुस्थापन अर्थात विश्वास, मूल्य आदि अपेक्षित है। राजनीतिक संस्कृति के विविध आयाम जो है इस प्रकार है। राजनीतिक संस्कृति के आयाम क्या है? राष्ट्रीय एकरूपता, अपने साथी नागरिकों से एकरूपता, शासन निर्गत के बारे में आस्थाएं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जानते ये सब क्या है। राजनीतिक संस्कृति के आयाम है राजनीतिक एकरूपता। राजनीतिक एकरूपता सर्वाधिक निर्णायक राजनीतिक विश्वास है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक इकाई से अपने को बांध लेता है। एक राजनीतिक इकाई के सदस्यों में एकरूपता या समानता का पाया जाना स्वाभाविक है। राष्ट्र के साथ एकरूपता का भाव विशिष्ट वर्गों और बुद्धिजीवियों की गतिविधियों को औचित्य प्रदान करता है। अपने साथी नागरिकों से एकरूपता। एक राष्ट्र के सदस्यों में पारस्परिक एकता की भावना कैसे उत्पन्न हो, जिस प्रकार एक राजनीति संस्कृति का बहुत कुछ अनुमान उस सीमा से लगाया जाता है जहां तक सदस्य राष्ट्रीय एकरूपता के सुपरिभाषित भाव से सहमत है, उसी प्रकार नागरिकों में एकरूपता का पता उस सीमा से चलता है जहां तक लोग उसी व्यवस्था के अन्य सदस्यों से एकरूपता रखते हैं। शासन निर्गतों के बारे में आस्थाएं। राजनीतिक संस्कृति के प्रथम दो आयामों को ठोसता उपलब्ध कराने में इस बात का बहुत महत्व होता है कि जनता सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में आशावान रहती है या निराश हो जाती है। कोई भी सरकार सबको संतुष्ट नहीं कर सकती, फिर भी अधिकांश लोगों की मांगों का
उचित रूप में रूपांतरण हो जाए तो राजनीतिक संस्कृति में विभाजन करने वाली शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाता है। चलिए जानते हैं कि राजनीतिक संस्कृति और संस्कृति में क्या संबंध है। कल्चर एंड पॉलिटिकल कल्चर। सिडनी वर्मा ने लिखा है कि राजनीतिक संस्कृति और समाज की अपेक्षाकृत अधिक सामान्य सांस्कृतिक व्यवस्था के बीच अंतर विश्लेषणात्मक है। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का एक अभिन्न पहलू है। एक संस्कृति के आधारभूत विश्वास, मूल्य एवं आदर्श सामान्यता राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। एक व्यक्ति के राजनीतिक विश्वास उसके अन्य विश्वासों का ही अंग होते हैं और सामान्य संस्कृति के मूल्यों एवं विश्वासों से राजनीतिक संस्कृति अप्रभावित नहीं रह सकती। व्यक्ति के सांस्कृतिक व्यवहार की प्रवृत्तियां उसके राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी समाज के सामान्य सांस्कृतिक जीवन में नैतिक मूल्य गहरे बैठे हो तो शासन एक सीमा के बाहर नैतिक मूल्यों की मूल्य चुकाना ही होगा। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी समाज के सामान्य सांस्कृतिक जीवन में नैतिक मूल्य गहरे बैठे हुए हैं तो शासन एक सीमा के बाहर नैतिक मूल्यों की अवहेलना का साहस नहीं कर सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो उसे तीव्र जन विरोध के रूप में इसका मूल्य चुकाना ही होगा। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन के अंतर्गत विश्वास की भावना रखते हैं तो उनके द्वारा अपने राजनीतिक नेताओं पर विश्वास किया जा सकेगा और शासन के ढांचे के अंतर्गत शासक वर्ग के व्यक्ति एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान का आचरण करते हुए परस्पर सहयोग करेंगे। भारतीय और पाश्चात्य समाज के राजनीतिक व्यवहारों में अंतर का प्रमुख कारण यह है कि दोनों समाजों की सांस्कृतिक संरचना, लक्ष्य, मान्यताएं और आदर्श एक दूसरे से बहुत अधिक भिन्न हैं। राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के बारे में व्यक्ति राजनीतिक समाजीकरण के आधार पर अपने विचार बनाता है। यह समाजीकरण बहुत कुछ समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था के द्वारा प्रेरित या सीमित है। इसके और भी अभिकरण हैं, किंतु उनमें से प्रमुख का संबंध समाज की सामान्य संस्कृति से ही है। अतः राजनीतिक अवस्थाएं सामान्य संस्कृति में मान्य मूल्यों और आस्थाओं के द्वारा ही प्रेरित और निर्मित होती है। सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति की इस विवेचना से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि सामान्य संस्कृति ही राजनीतिक संस्कृति को आधार, पोषण और रूप प्रदान करती है। वस्तु स्थिति यह है कि यदि एक ओर सामान्य संस्कृति राजनीतिक संस्कृति का नियमन करती है तो दूसरी ओर राजनीतिक संस्कृति भी सामान्य संस्कृति को प्रभावित करती है। कुछ परिस्थितियों में तो यह प्रभाव निर्णायक रूप में देखा गया है। उदाहरण के लिए, प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में इस राजनीतिक विश्वास का कि राजनीतिक निर्णयों में व्यक्ति को भाग लेना चाहिए प्रयोग गैर राजनीतिक निर्णयों में व्यक्ति को भाग लेने के औचित्य के रूप में किया जाता है। जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में ही घरों और स्कूलों में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने का औचित्य ठहराया जाता है। इसी प्रकार अनेक स्वेच्छाचारी और सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्थाओं में स्वतंत्र रूप से राजनीतिक संस्कृति का सृजन करके उसे समाजों पर आरोपित कर दिया गया। इससे न केवल यह नवीन राजनीतिक संस्कृति की मूल्य व्यवस्था बन गई, अपितु इससे संपूर्ण समाज में मूल्य व्यवस्था और आस्थाओं को बदलने में प्रेरणा ली गई, जिससे सामान्य संस्कृति का इस नवीन राजनीतिक संस्कृति के अनुरूप रूपांतरण हो गया। हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन और माओ त्से तुंग आदि के द्वारा ऐसे ही प्रयत्न किए गए जिससे उन्हें कम अधिक सीमा तक सफलता भी प्राप्त हुई। कैस्ट्रो द्वारा क्यूबा में भी यही प्रयत्न किया गया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से सामान्य संस्कृति का प्रभावित करने की चेष्टा की जा सकती है। उदाहरण के लिए, भारत में धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति को अपनाकर धर्म और जाति निरपेक्ष समाज स्थापित करने की चेष्टा की जा रही है। इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति और सामान्य संस्कृति में घनिष्ठ संबंध है और दोनों एक दूसरे को कम या अधिक मात्रा में प्रभावित करती रहती है। सामान्य संस्कृति व्यापक अवधारणा है, जबकि
राजनीतिक संस्कृति अपेक्षाकृत सीमित अवधारणा है। प्रथम में व्यक्ति की संपूर्ण मूल्य व्यवस्था, आस्थाएं और विश्वास सम्मिलित होते हैं, जबकि दूसरी में व्यक्ति के केवल राजनीतिक क्रिया से या राजनीतिक वस्तुओं से संबंधित मूल्य, आस्थाएं और विश्वास आते हैं। जिस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की एक विशेष उपव्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति की उप संस्कृति है। इन दोनों में पारस्परिकता है, किंतु इस पारस्परिकता का कोई निश्चित प्रतिमान नहीं होता है और हमारे द्वारा इस पारस्परिकता के साथ साथ इन दोनों का विश्लेषणात्मक पृथकता को भी दृष्टि में रखा जाना चाहिए। राजनीतिक संस्कृति और सामान्य संस्कृति परस्पर घनिष्ठ होते हुए भी पूर्णतया एक समान नहीं है और अनेक परिस्थितियां ऐसी हो सकती है जिनमें राजनीतिक अंतःक्रियाओं से संबंधित मूल्यों और वैयक्तिक तथा आर्थिक या अन्य इसी प्रकार की अंतःक्रियाओं से संबंधित मूल्यों में असमानताएं हों। लूसियन पाई और सिडनी वर्बा द्वारा संपादित ग्रंथ पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में जो विभिन्न निबंध संग्रहित है, उनमें जापान, इटली, जर्मनी, भारत, इंग्लैंड, रूस, मिस्र आदि राष्ट्रों की राजनीतिक संस्कृतियों की विवेचना के आधार पर यह दर्शाया गया है कि इन राष्ट्रों में राजनीतिक क्षेत्र में आधुनिकता पर बल देने वाली विश्वास व्यवस्थाएं, बिलीफ सिस्टम्स उन परंपरागत विश्वासों से बहुत भिन्न है जो जीवन के अन्य पहलुओं के साथ जुड़े हैं और यह स्थिति उन व्यक्तियों के लिए बहुत विषम तथा दबावपूर्ण है जो राजनीतिक संस्कृति तथा अधिक सामान्य संस्कृति दोनों क्षेत्रों में एक समान ढंग से कार्य करने की आकांक्षा रखते हैं। निष्कर्ष स्वरूप में हम यही कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग होते हुए भी उससे बहुत कुछ स्वायत्तता रखती है। राजनीतिक संस्कृति के आधार पर निर्माणकारी तत्व, द फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। व्यवहार में राजनीतिक संस्कृति के जो विविध रूप देखे जाते हैं, उनसे स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसे कौन से आधार या तत्व है जिनसे राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति का निर्धारण होता है। राजनीतिक संस्कृति के आधार अथवा निर्माणकारी तत्व अनेक है, जिसमें कुछ प्रमुख आगे है। ऐतिहासिक आधार। जिस प्रकार किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अतीत से पूर्णतया नाता तोड़ लेना संभव नहीं होता, उसी प्रकार राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति को विशेष रंग प्रदान करने वाला प्रमुख आधार संबंधित देश के राजनीतिक जीवन का अतीत कहा जा सकता है। एलन बॉल ने ब्रिटेन और फ्रांस के उदाहरण के आधार पर इस तथ्य का विशद विवेचन किया है, जहां ब्रिटेन में राजनीतिक सततता यानी पॉलिटिकल कंटिन्यूटी की स्थिति रही है और प्राचीन मूल्यों का आधुनिक प्रवृत्तियों से विलय हो गया है, वहां फ्रांस में राजनीतिक परिवर्तन क्रांति के आधार पर हुए हैं। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण ही 19वीं और 20वीं सदी के फ्रांस में अनेक संघर्ष हुए और इसने ही ब्रिटेन और फ्रांस में एक दूसरे से भिन्न राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया। इस प्रकार अफ्रीका और एशिया के कई नए राज्यों पर यूरोपियन औपनिवेशिक प्रभुत्व का प्रभाव एक महत्वपूर्ण तत्व है जो हमें इन राज्यों की राजनीतिक संस्कृति के कुछ पहलुओं के संबंध में ज्ञान प्रदान करता है। भौगोलिक आधार। प्रत्येक राष्ट्र की भौगोलिक अवस्था एवं स्थिति भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में अपना विशिष्ट योगदान देती है। भारत, अमेरिका, रूस आदि राज्य अपने विशाल क्षेत्र और अत्यधिक जनसंख्या के कारण ऐसे विशालकाय हाथी है जो मंथर गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। छोटे मोटे तूफान उनकी स्थिति को प्रभावित तो करते हैं, लेकिन पूर्णतया बदल नहीं पाते। दूसरी ओर कुछ अफ्रीकी राष्ट्र आकार में इतने छोटे होते हैं कि वहां हिंसा द्वारा सत्ता परिवर्तन एक सामान्य घटना है। ब्रिटेन एक द्वीप है और इस द्वीपीय अलगाव ने ही ब्रिटेन में अन्य यूरोपियन राज्यों से भिन्न राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया है। समाज और सामान्य संस्कृति का आधार। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का एक अंग है और सामान्य संस्कृति राजनीतिक संस्कृति के एक प्रमुख नियामक तत्व का कार्य करती है।
सामान्य संस्कृति के अनुकूल राजनीतिक संस्कृति और व्यवस्था को अपनाने पर ही ठीक प्रकार का कार्य किया जा सकता है। अधिकांश विकासशील देशों में राजनीतिक गड़बड़ का प्रमुख कारण यही है कि उनमें सामान्य संस्कृति के विपरीत आधुनिक राजनीतिक संस्कृति ऊपर से लाद दी गई है, जो समाज के द्वारा पोषण प्राप्त न कर पाने के कारण प्रभावी नहीं बन सकी है। इससे विकासशील राज्यों में राजनीतिक व्यवहार के निश्चित प्रतिमान विकसित नहीं हो पाए और राजनीतिक अस्थायित्व एवं अवैध तरीकों से सत्ता परिवर्तन का बोलबाला रहा। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक भारत में राजनीति के अंतर्गत भारत की राजनीतिक संस्कृति पर सामान्य संस्कृति के प्रभाव की विशद विवेचना की है। सामाजिक आर्थिक संरचना का आधार। सामाजिक आर्थिक संरचना राजनीतिक संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार होती है। यदि किसी देश के सामाजिक जीवन में जाति, वंश, लिंग और वर्ण धर्मगत भेदों की बहुत अधिक प्रबलता हो तो लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति की प्राप्ति बहुत अधिक कठिन हो जाती है। इसी प्रकार अत्यधिक निर्धनता और भीषण आर्थिक असमानता भी लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति को पनपने नहीं देती। वस्तुतः सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ समाज ही एक परिपक्व और विकसित राजनीतिक संस्कृति को जन्म देते हैं, जिसमें प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था सफलता के साथ कार्य कर सकती है। विकासशील देशों की विडंबना यही है कि वे विकसित राजनीतिक व्यवस्था और संस्कृति को अपनाने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन उनकी सामाजिक आर्थिक संरचना अभी भी बहुत अधिक सीमा तक मध्ययुगीन है। धार्मिक विश्वास का भी राजनीतिक संस्कृति पर प्रभाव देखा जा सकता है, विशेष रूप से उन राज्यों में जहां इस्लाम धर्म के अनुयायी बहुसंख्या में है। यह प्रभाव नितांत स्पष्ट है, लेकिन अब यह प्रभाव क्रमशः कम होता जा रहा है। विचारधाराओं का आधार। वर्तमान समय में विचारधारा प्रमुखतया राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक संस्कृति की एक नियामक शक्ति बन गई है। नाजीवाद, फासीवाद ने भूतकाल में राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित किया था और आज समाजवाद या साम्यवाद ने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया है। गुट निरपेक्षता के द्वारा भी कुछ राज्यों की राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त शिक्षा स्तर और नस्लीय सदस्यता आदि भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माणकारी तत्व का कार्य करते हैं। राजनीतिक संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह भी है, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान। ब्रिटेन और जापान जैसे देशों में राजतंत्र को भी राजनीतिक संस्कृति और राष्ट्रीय गर्व का चिन्ह समझा जाता है। कुछ राज्यों में लौकिक चिन्हों के स्थान पर धार्मिक चिन्हों को अधिक महत्व दिया जाता है। कुछ राज्यों की राजनीतिक संस्कृति में पौराणिक या कल्पित कथाओं का भी महत्व होता है। राजनीतिक संस्कृति आमंड और पावल की धारणा। आमंड एंड पावल्स कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, आमंड और पावल की राजनीतिक संस्कृति के लिए क्या धारणा है? व्यक्ति में राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति जागरूकता और व्यक्तिगत कार्यों में उनके महत्व को समझना ही राजनीतिक संस्कृति है। आमंड और पावल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति का एक दृष्टिकोण कुछ तत्वों पर निर्भर करता है, जिन्हें व्यक्ति के संदर्भ में राजनीतिक संस्कृति के परिवर्त्य वेरिएबल्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर कहा जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, कॉग्निटिव ओरिएंटेशंस। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हितों के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में भाग लेने के लिए तैयार करने का काम करते हैं। इसका और आशय यही है कि व्यक्ति राजनीतिक वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर कितना और किस प्रकार का ज्ञान रखता है। यह ज्ञान सही या गलत भी हो सकता है। दोनों ही अवस्थाओं में यह ज्ञान व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को नियमित करता है। भावात्मक अभिमुखीकरण, अफेक्टिव ओरिएंटेशंस। इसका संबंध व्यक्ति की उन भावनाओं से है जिसके कारण वह राजनीतिक गतिविधियों से लगाव या अलगाव, पसंदगियां या नापसंदगियां रखने लग जाता है। इसी के आधार पर वह राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहभागी बनता है या उनसे अलग रहता है।
मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण, इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशंस। इसके अंतर्गत व्यक्ति राजनीतिक संगठन, उसके कार्यों, लक्ष्यों और उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है। यदि राजनीतिक संगठन और उसके कार्य उसके मूल्यांकन की कसौटी पर खरे उतरते हैं तो संगठन के प्रति उसकी सक्रियता और लगाव बढ़ जाता है, अन्यथा इसमें गिरावट आ जाती है। इसमें कठिनाई यह है कि व्यक्ति को हर राजनीतिक गतिविधि का अर्थ करना होता है। यह अर्थ मूल्य के आधार पर होता है और यह मूल्य स्वयं उसके हितों से ही निर्धारित हो सकते हैं। अतः कई बार व्यक्ति राजनीतिक क्रिया को अर्थ प्रदान करते समय मूल्य से अधिक अपने हित का ध्यान रखने लग जाता है। सिडनी वर्बा के द्वारा राजनीतिक संस्कृति के आयामों की जो विवेचना की गई है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि श्रेष्ठ और विकसित राजनीतिक संस्कृति के लिए जरूरी है कि व्यक्ति राष्ट्र और अपने साथी नागरिकों के प्रति सहानुभूति का अनुभव करे, उनके मन और मस्तिष्क में सरकारी कार्यों और निर्णयों से लाभ प्राप्ति की अपेक्षाएं हों और वह यह भाव हो कि सरकारी निर्णय में उनकी भी भूमिका है। सामान्यतः इस स्थिति को एक लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राजनीतिक व्यवस्था द्वारा ही जन्म दिया जा सकता है। राजनीतिक संस्कृति के कितने प्रकार है? काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। अब तक हमारे द्वारा राजनीतिक संस्कृति की ऐसे रूप में विवेचना की गई है जैसे कि एक राजनीतिक व्यवस्था की समस्त जनसंख्या की एक ही राजनीतिक संस्कृति होती है। वस्तुतः राजनीतिक संस्कृति की सजातीयता की मात्रा अनुभाविक खोज का ही विषय है। एक राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों में राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति सामान्य सहमति हो सकती है अथवा उनमें शिक्षा के स्तर, रक्त वंशीय सदस्यता, भौगोलिक अधिवास, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति एवं धार्मिक विश्वास के आधार पर भेद हो सकता है। जब राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक द्विविन्यासों का एक समूह ऐसी स्थिति ग्रहण कर लेता है कि उसे अन्य से अलग किया जा सकता है तो उसे राजनीतिक उप संस्कृति, पॉलिटिकल सब कल्चर कहा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जब इस प्रकार की उप संस्कृति प्रमुखता प्राप्त कर लेती है तो राजनीतिक व्यवस्था का एकीकरण संकट में पड़ जाता है। 19वीं सदी में दास प्रथा के प्रश्न पर दक्षिण अमेरिकी राज्यों द्वारा जो स्थिति ग्रहण की गई थी वह इस प्रकार की उपसंस्कृति का ही परिणाम थी, लेकिन अब्राहम लिंकन के द्वारा धैर्य और साहस के साथ इस प्रकार की उपसंस्कृति को अमेरिकी राजनीति संस्कृति की मुख्य धारा में विलीन कर दिया गया। वर्तमान समय में ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड का मामला भी इस प्रकार की उपसंस्कृति का एक परिणाम है। सत्ता एवं शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृतियां हो सकती है, अभिजानात्मक संस्कृति एलिटिस्ट कल्चर और जन संस्कृति यानी मास कल्चर। लुसियन पाई का विचार है कि सभी राजतंत्रों अथवा शासन तंत्रों में शासक अथवा सत्ताधारियों की संस्कृति और जनसाधारण की संस्कृति में एक आधारभूत अंतर पाया जाता है। जिन लोगों के हाथों में सत्ता होती है और जिन पर राजनीतिक निर्णय लेने का उत्तरदायित्व होता है, राजनीतिक विषयों पर उनका दृष्टिकोण उन व्यक्तियों के दृष्टिकोण से अनिवार्यतः भिन्न होता है जो राजनीतिक क्षेत्र में सामान्यतः कोई सक्रिय भूमिका अदा नहीं करते। सिडनी वर्बा द्वारा संपादित ग्रंथ में जो भी निबंध संकलित किए गए हैं वे विभिन्न विशिष्ट वर्गों के समुदायों की राजनीतिक संस्कृति और जन राजनीतिक संस्कृति के बीच विद्यमान महत्वपूर्ण अंतरों को प्रकट करते हैं। इन दोनों के बीच में तीसरा स्तर मध्यम वर्ग का होता है, जिसके पर्याप्त प्रभावशाली होने पर दो उप संस्कृतियों के मध्य संतुलन बना रहता है और उनमें हिंसात्मक संघर्ष की संभावनाएं कम रहती है। अतः एक आदर्श स्थिति को अंतर्गत मध्यम वर्ग की भूमिका बहुत प्रभावशाली होनी चाहिए और विशिष्ट वर्ग की संस्कृति तथा जन संस्कृति में अंतर कम से कम होना चाहिए। गतिशीलता या परिवर्तन गति की दृष्टि से संस्कृतियां मंद परिवर्तनवादी या स्थिरतावादी तथा क्रांतिकारी या प्रगतिशील हो सकती है।
सर्वांग समता यानी कांग्रेस की दृष्टि से वाइसमैन ने राजनीतिक संस्कृतियों को 3 विशुद्ध या 3 मिश्रित रूपों में विभाजित किया है। राजनीतिक संस्कृति के 3 विशुद्ध रूप है संकुचित, पैरोकियल, प्रजाभावी, सब्जेक्ट और सहभागी, पार्टिसिपेंट। संकुचित राजनीतिक संस्कृति परंपरागत राजनीतिक ढांचे के लिए, प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति केंद्रीय सत्तावादी ढांचे के लिए और सहभागी राजनीतिक संस्कृति प्रजातांत्रिक राजनीतिक ढांचे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। उसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति के 3 मिश्रित रूप भी बतलाए गए हैं, जो है संकुचित प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति, पैरोकियल सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। दूसरा है प्रजाभावी सहभागी राजनीतिक संस्कृति, सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। और तीसरा है संकुचित सहभागी राजनीतिक संस्कृति, पैरोकियल पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। व्यवहार के अंतर्गत इस प्रकार की मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियां ही अधिक देखी जा सकती है। प्रोफेसर S.E. फाइनर ने राजनीतिक संस्कृतियों का अध्ययन और उनका वर्गीकरण राजनीति में सैनिक सत्ता की भूमिका की समस्या का अध्ययन करने के लिए किया है। उसने विभिन्न राजनीतिक संस्कृतियों को 4 संवेगों में रखा है। पहला है परिपक्व यानी मैच्योर, दूसरा है विकसित यानी डेवलप्ड, तीसरा है निम्न यानी लो और चौथा है न्यूनतम स्तरीय यानी मिनिमल। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा एक और वर्ग बताया गया है, पूर्व फ्रांसीसी क्रांति की राजनीतिक संस्कृति। फाइनर द्वारा प्रयुक्त ये शब्द पर्याप्त स्पष्ट है और उसका विचार है कि परिपक्व राजनीतिक संस्कृति में सैनिक सत्ता की भूमिका बहुत कम होती है, जो क्रमशः अन्य राजनीतिक संस्कृतियों में बढ़ती जाती है। आमंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी हुई होती है, अतः राजनीतिक संस्कृतियों का विभाजन राजनीतिक व्यवस्थाओं की भूमिका के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। उसने 4 संवेगों में राजनीतिक संस्कृतियों का विभाजन किया है, जो इस प्रकार है। पहला है एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम। एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में बहुमूल्य वाली मल्टी वैल्यूड राजनीतिक संस्कृतियां मिलती है, जिनमें जनसंख्या की एक बड़ी मात्रा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जनसाधारण के कल्याण की सुरक्षा आदि मूल्यों के किसी भी मात्रा के मिश्रण को प्राप्त करने में विश्वास करती है। इन राजनीतिक व्यवस्थाओं की संस्कृति इस सीमा तक सामंजस्यकारी है कि उनमें राजनीतिक ध्येयों और उनकी प्राप्ति आदि के साधनों के बारे में सामान्य सहमति है। ब्रिटेन, अमेरिका, स्कैंडिनेवियन देशों और स्विट्जरलैंड आदि को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। महाद्वीपीय यूरोप राजनीतिक व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम। यूरोप महाद्वीप के देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि में राजनीतिक संस्कृति सामंजस्यकारी होने की अपेक्षा खंडित है, क्योंकि समाज के विभिन्न वर्गों ने सांस्कृतिक विकास के भिन्न भिन्न नमूने स्थापित किए हैं। उनको राजनीतिक संस्कृति की बात कहने के बजाय यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि इन देशों में कई प्रकार की राजनीतिक उप संस्कृतियाँ मिलती है। इन उप संस्कृतियों के कारण ही इन देशों में समय समय पर संघर्ष और हिंसा की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। अपश्चिमी व आंशिक रूप से पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था, नॉन वेस्टर्न एंड पार्शियली प्री इंडस्ट्रियल पॉलिटिकल सिस्टम। अनेक पुराने उपनिवेशों तथा अविकसित या विकासशील देशों में परंपराओं और आधुनिकता तथा औद्योगिक विकास का विभिन्न रूपों में मेल देखा जा सकता है। इन देशों की राजनीतिक व्यवस्था को मिश्रित कहा जाता है और इसमें से जिन देशों के द्वारा लोकतंत्र को अपना लिया गया है, वहाँ भी लोकतंत्र के लिए उपयुक्त संस्कृति का विकास होना अभी शेष है, बाकी है। भारत और एशिया, अफ्रीका के तथाकथित प्रजातंत्रों को आमंड जो है इसी श्रेणी में रखना चाहते हैं। सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था, टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम। सर्वाधिकारवादी राज्यों में ऐच्छिक संघ नहीं बनाए जा सकते हैं। संचार साधनों पर सरकारी अभिकरणों का नियंत्रण रहता है और शासन की संपूर्ण शक्ति ऐसे अधिकारी तंत्र में रहती है जिसे एक ही विचार वाला राजनीतिक दल, मोनोलिथिक पार्टी नियंत्रित करता है। इन तत्वों के परिणाम स्वरूप उनकी राजनीतिक संस्कृति देखने में सामंजस्यकारी है, किंतु उनका सामंजस्य जो है बनावटी है।
इन राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संस्कृति में अंतर इस रूप में देखा जा सकता है कि यदि न्यायालय के द्वारा शासन या शासक वर्ग के विरुद्ध किसी प्रकार का निर्णय दिया जाता है तो बहुत अधिक संभावना इस बात की है कि एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में उस निर्णय का सम्मान किया जाएगा, जबकि दूसरे और प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में उस निर्णय की अवहेलना करने और उसके महत्व को कम करने की विविध चेष्टाएं की जा सकती है। राजनीतिक संस्कृति का अंतर इस रूप में देखा जा सकता है कि द्वितीय और तृतीय वर्ग की राजनीतिक व्यवस्थाओं में शासक वर्ग अपनी इन चेष्टाओं में सफल हो जाता है, जबकि प्रथम वर्ग की राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रकार की चेष्टा की जाए तो असफलता ही हाथ लगेगी। चौथे प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में न्यायपालिका द्वारा शासन के विरुद्ध निर्णय देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। आमंड के उक्त संरचनात्मक वर्गीकरण को अनेक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने स्वीकार नहीं किया है। उनके अनुसार इस वर्गीकरण में संस्कृति को राजनीतिक व्यवस्था की सेविका या दासी मान लिया गया है। वस्तुतः राजनीतिक संस्कृति को इतनी गौण स्थिति प्रदान नहीं की जानी चाहिए। राजनीतिक संस्कृति अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है तथा राजनीतिक व्यवस्था को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामान्यतया निर्णायक रूप से प्रभावित करती है। राजनीतिक संस्कृति के संबंध में किए गए इन वर्गीकरणों में इस तथ्य को दृष्टि में रखा जाना चाहिए कि राजनीतिक संस्कृति स्थिर नहीं होती बल्कि उसका विकास होता रहता है। इस विकास में राजनीतिक व्यवस्था के भीतर से उत्पन्न विचार तथा बाहर से आने वाले विचार भी अपना योग देते हैं। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का मूल्यांकन, एन एस्टिमेट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। राजनीतिक संस्कृति की धारणा पर प्रमुख रूप से दो आक्षेप किए जाते हैं। पहला, यह पुराने विचारों को ही नया नाम देने का प्रयास है। इसमें ना कोई सर्वमान्य सांस्कृतिक संकेतन निर्धारित हो पाए है और ना ही पद्धतियों पर ही मतैक्य है। यह भी कहा जाता है कि राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं का ज्ञान तो अंतर्दृष्टि और अंतःप्रज्ञा के आधार पर ही किया जा सकता है। इस संबंध में शोध जाल फैलाने की तो ना तो कोई आवश्यकता है और ही उसका कोई उपयोग। दूसरा यह कि राजनीतिक संस्कृति निरंतर अधिक जटिल, गहन एवं विकसित होती जाती है और उसकी संरचनाओं तथा संस्थाओं का निरंतर विकास होता है। ऐसी स्थिति में सिद्धांत निर्माण का कार्य बहुत अधिक कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रायः यानी हमेशा राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक संरचनाओं की निर्दिष्ट तथा निर्धारक तत्व भी मानी जाती है और साथ ही साथ सांस्कृतिक मूल्यों का परिणाम भी। यह निश्चित रूप से एक मौलिक तार्किक दुर्बलता है। इन आक्षेपों के बावजूद राजनीतिक संस्कृति की धारणा बहुत अधिक महत्व है। वर्तमान समय में राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत दो प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं। पहला व्यवहारवादी बिहेवियरलिस्टिक अध्ययन के क्षेत्र में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार की मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं की जाती है, जिसे सूक्ष्म विश्लेषण माइक्रो एनालिसिस कहा जा सकता है। दूसरी ओर राजनीतिक समाजशास्त्र के लिए सामान्य चल तत्वों पर आधारित अध्ययन किया जाता है, जिसे स्थूल या बृहत अध्ययन मैक्रो एनालिसिस कहा जा सकता है। लेकिन राजनीतिक संस्कृति की जड़ें सार्वजनिक घटनाओं और व्यक्तिगत अनुभवों दोनों में समान रूप से निहित है और इस दृष्टि से राजनीतिक संस्कृति का सिद्धांत मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को एकीकृत करने का प्रयास है, जिससे आधुनिक गहन मनोविज्ञान की क्रांतिकारी खोजों और समाजशास्त्रीय तकनीकों में आधुनिक प्रगतियों दोनों को गतिशील राजनीतिक विश्लेषण के लिए प्रयुक्त किया जा सके और जन समाजों यानी मास सोसाइटीज के दृष्टिकोण को मापने में सुगमता हो। वास्तव में राजनीतिक संस्कृति समकालीन राजनीतिक विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण विकास की द्योतक है, क्योंकि उन प्रयत्नों को प्रस्तुत करती है जिनके द्वारा हम व्यक्तिगत मनोविज्ञान के लाभों को खोए बिना संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में राजनीतिक संस्कृति इस बात का एक गंभीर प्रयास है कि राजनीतिक विचारधारा, औचित्य, संप्रभुता, राष्ट्रत्व और विधि शासन जैसी अवधारणाओं के अध्ययन के लिए विशेषकर व्यवहारपरक विश्लेषण का प्रयोग किया जाए। वस्तुतः राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक क्षेत्र को उसी प्रकार संरचना और अर्थ प्रदान करती है जिस प्रकार की सामान्य संस्कृति सामाजिक जीवन को मेल अथवा संगति और एकीकरण प्रदान करती है। एरिक रोवे के शब्दों में राजनीतिक व्यवहार का आधार
राजनीतिक संस्कृति में होता है। ल्यूसियन डब्ल्यू पाई के शब्दों में राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा एक उपयोगी कड़ी प्रदान करती है जिसके द्वारा हम सामाजिक आर्थिक तत्वों तथा राजनीतिक कार्य निष्पत्ति के बीच एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा जो किसी भी पीढ़ी की राजनीतिक संस्कृति को जीवित रखती है और बदलती भी है, हम उन राजनीतिक और गैर राजनीतिक तत्वों को पहचान सकते हैं जो कि राजनीतिक व्यवहार को निर्धारित करने में तथा सीमित करने में सक्षम है। राजनीतिक संस्कृति की सामाजिक और आर्थिक परिधि में इस प्रकार की खोज करने से हम उन सभी प्रश्नों से निपट सकते हैं जो कि इतिहास के कालक्रम में आर्थिक विकास और स्थायी राजनीतिक परिवर्तन की संभावना के मध्य संबंधों को महत्वपूर्ण बनाते हैं। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक घटनाओं तथा उन घटनाओं की प्रतिक्रिया में लोगों के व्यवहार के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी का निर्माण करती है, क्योंकि यद्यपि व्यक्तियों और समूहों का राजनीतिक व्यवहार प्रशासनिक कर्मचारियों के कार्यों, दल और उम्मीदवारों के चुनाव अभियानों, युद्धों और इसी प्रकार की अन्य बातों से प्रभावित होता है, तथापि इससे भी अधिक यह उस अर्थ या उन अर्थों से प्रभावित होता है जो कि पर्यवेक्षकों यानी ऑब्जर्वर्स द्वारा उन घटनाओं को दिए जाते हैं या उनके साथ जोड़े जाते हैं। राजनीतिक संस्कृति इस बात का संकेत देती है कि लोग राजनीति में जो कुछ देखते हैं उसके विरुद्ध क्या मत प्रकट करते हैं और कुछ देखा है उसकी वे क्या व्याख्या करते हैं। इस दृष्टि से श्रीमती गांधी के चुनाव के विरुद्ध दायर याचिका के संबंध में 12 जून 1975 इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय, उसके बाद समस्त घटना चक्र और इस घटना चक्र पर भारतीय जनमानस की प्रतिक्रिया भारत की राजनीतिक संस्कृति का एक प्रामाणिक परिचय देती है। राजनीतिक संस्कृति के महत्व एवं प्रभाव को देखकर राजनीति वैज्ञानिक उससे संबद्ध एक सिद्धांत विकसित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। आमंड वर्बा, पाई, स्कॉट, रोज और बाघुन आदि ने इस दिशा में प्रामाणिक शोध कार्य प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार के अध्ययनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लूसियन डब्ल्यू पाई और सिडनी वर्बा द्वारा संपादित ग्रंथ पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। इस ग्रंथ में जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, टर्की, भारत, इथियोपिया, इटली, मैक्सिको, मिस्र और सोवियत संघ से संबंधित विभिन्न निबंध संग्रहित है। वे मुख्यतया इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उनमें राजनीतिक संस्कृति के उन पहलुओं को पृथक से स्पष्ट कर दिया है जो राजनीतिक परिवर्तनों की समस्याओं से सर्वाधिक संबंधित है और बताते हैं कि ये सांस्कृतिक पहलू उन समस्याओं से किस प्रकार संबंधित है। कुछ अन्य अध्ययन भी महत्वपूर्ण है, जैसे रजनी कोठारी की पुस्तक भारत में राजनीति, पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 तथा आमंड और वर्बा की पुस्तक सिविक कल्चर 1963 में जो प्रकाशित हुई। इतिहास उन संविधानों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जो राष्ट्र या समाज में उस रूप में लागू नहीं हो सके जिस रूप की आशा या कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी, और ऐसा इसलिए हुआ कि उन संविधानों के लिए उपयुक्त राजनीतिक संस्कृति विद्यमान नहीं थी। अतः हम किसी भी संविधान का निर्माण करें या किसी भी राजनीतिक विचारधारा को प्रस्तुत करें, उसे अंतर्गत्वा देश या समाज की राजनीतिक संस्कृति से समायोजन करना पड़ेगा और उस विशिष्ट संस्कृति के प्रकाश में ही उनका मूल्यांकन होगा। भारत जैसे देशों के संदर्भ में राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का विशेष महत्व है। हमने भारत में एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया है, लेकिन इस व्यवस्था की सफलता के लिए जिस राजनीतिक संस्कृति की आवश्यकता है, हम उसे अब तक भी विकसित नहीं कर सके हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम समाजीकरण के माध्यम से एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रीय राजनीतिक संस्कृति को विकसित करने की चेष्टा में जुट जाएं।